हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्लूटस आईएएस में। मित्रों, दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका कहीं ना कहीं आगे जाकर भारत के साथ व्यापारिक, सांस्कृतिक और अन्य कलाओं के रूप में संबंध स्थापित होता है। और हम चर्चा करना चाहते आज के इस टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण विदेशी आक्रमण में चर्चा करते हैं यूनानियों की। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, हुजूर ए आली दोनों हाथ खाली। ये बात किसके लिए कही गई है? हुजूर ए आली और दोनों हाथ खाली। ये बात और किसी नहीं, सिकंदर के लिए कही गई है। जब सिकंदर मरा तो उसने कहा, दुनिया वालों को ये जरूर दिखाना कि इतना बड़ा राजा जिसने पूरी दुनिया पे राज किया, आधी से ज्यादा जिसने दुनिया जीत ली थी, वो भी जब मरा तो अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया, दोनों हाथ उसके ताबूत में खाली थे। तब से ये कहावत चल पड़ी, हुजूर ए आली दोनों हाथ खाली। हुजूर ए आली दोनों हाथ खाली। आगे बढ़ते हैं। भारत में यदि विदेशी आक्रमण की यदि हम चर्चा करें, भारत में यदि विदेशी आक्रमण की चर्चा करें तो भारत में सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसका हुआ? ईरानियों का। उसके बाद भारत में आक्रमण होता है यूनानियों का। और यूनानियों के बाद आक्रमण होता है भारत में आक्रमण होता है शक। शक के बाद आते हैं पल्लव। पल्लव के बाद आएंगे कुषाण। कुषाण के बाद फिर एक बार फिर भारत में अरब यानी मुसलमानों का आक्रमण होगा। उसके बाद फिर आएंगे तुर्क। तुर्क के बाद आएंगे मुगल। और मुगल के बाद फिर आएंगे अंग्रेज। अंग्रेज यानी यूरोपीय, इसको हम यूरोपीय पढ़ते हैं। और यूरोपीय में अंग्रेज आएंगे, पुर्तगाली आएंगे, डच आएंगे, फ्रांसीसी आएंगे, स्वीडिश आएंगे और डेनमार्की आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनानी आक्रमण। इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे यूनानी आक्रमण को। तो भारत में यूनानी आक्रमण को दो पार्ट में पढ़ेंगे। जो पहला पार्ट है, दो पार्ट में पढ़ेंगे। इसको पार्ट वन में हम लोग पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में, और पार्ट टू में हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल में यूनानी आक्रमण। मौर्योत्तर काल में यूनानी आक्रमण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब पार्ट वन में सिकंदर के बारे में पढ़ते हैं। तो सिकंदर के बारे में यदि मैं आपसे चर्चा करूं तो सिकंदर जो था, इसका जन्म कहां पर हुआ था? सिकंदर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था मकदूनिया में। मकदूनिया जिसे मैसेडोनिया कहते हैं। कब हुआ था? 356 बीसी में। पिता का नाम सिकंदर के फिलिप था और सिकंदर की माता का नाम जो है वो ओलंपिया था। अब सिकंदर जो है कि पिता की जो मृत्यु है वो 336 बीसी में हो जाती है। उसके बाद सिकंदर जो है वो राजा बनता है। इसके बाद सिकंदर के जो गुरु थे, गुरु का नाम था सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। तो अरस्तु जो है वो सिकंदर के गुरु थे। और अरस्तु जिसका गुरु होगा वो चेला भी कहीं ना कहीं बहुत महान होगा। दुनिया के जितने भी महान आदमी हुए उनके पीछे किसी न किसी मेंटर या गुरु का योगदान होगा। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की वजह से महान बन गया। अकबर अपने दरबार में कई सारे विद्वानों को शरण देता था। अब अकबर की महानता पे हालांकि कितना महान या उस राजपूतों के साथ क्या किया ये विवादित मुद्दा है, यहाँ पर अकबर को नहीं लाना चाहिए। लेकिन शिवाजी को लाते हैं। तो शिवाजी के गुरु
जो है दादाजी कोंडदेव थे संरक्षक, और रामदास जो है उनकी परंपराओं का कहीं ना कहीं रामदास का प्रभाव था। और शिवाजी पे शिवाजी के जो एक और महत्वपूर्ण गुरु थे, जिनका नाम था, जिन्होंने शिवाजी का राज्याभिषेक किया था, इनका नाम था गागा भट्ट। इसी प्रकार आप कितने भी महान लोगों को देख लीजिए, कहीं ना कहीं जिसके साथ कहीं ना कहीं एक शानदार लीडरशिप या मेंटरशिप है, किसी भी गुरु के रूप में उस व्यक्ति ने इस पूरी दुनिया को फतेह हासिल किया है। अब इसके बाद सिकंदर जो है अपने पिता के वचनों को ध्यान में रखते हुए मकदूनिया मैसेडोनिया, ये जो है इसे मैसेडोनिया भी कहते थे, मैसेडोनिया भी कहते थे। अब ये जो सिकंदर था, ये सिकंदर जब अपने पिता सिकंदर जो है अपने पिता का जो सपना था, वो पिता का सपना को पूरा करने के लिए विश्व विजय के अभियान में निकलता है। विश्व विजय के अभियान में आगे बढ़ता है। सिकंदर जब विश्व विजय के अभियान में आगे बढ़ता है, तब ऐसी स्थिति में सिकंदर विश्व विजय के अभियान में आगे बढ़ता है तो क्या होता है, चलिए इसको डायग्राम के माध्यम से ही समझते हैं। सिकंदर विश्व विजय के अभियान में आगे बढ़ता है। सिकंदर विश्व विजय के अभियान में आगे बढ़ता है और ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, आइए देखने को हम प्रयास करते हैं। तो सिकंदर का जो जन्म हुआ था वो कुछ इस प्रकार से, ये हमारा डायग्राम बन गया है। तो यहाँ पर यह है ब्लैक सी और ये जो है कहीं ना कहीं तुर्की है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये जो है इसे कहा जाता है ग्रीस और यूनान। ग्रीस यूनान, यहीं पर सिकंदर का जन्म हुआ था और यहीं पर एक राज्य था जिसे मकदूनिया कहते थे। मकदूनिया कहते थे। जब सिकंदर भारत की ओर आक्रमण करने आता है इस तुर्की वाले मार्ग से, तो यहां पर सिकंदर का सामना होता है दारा थर्ड से। ईरानी जो शासक था, इसका नाम था दारा थर्ड। और दारा थर्ड से जब सिकंदर का युद्ध होता है तो इसे कहा गया 331 बीसी, और इसे कहा गया आरबोला का युद्ध। आरबोला का युद्ध, ये युद्ध होता है 331 बीसी में। इस युद्ध में सिकंदर की जीत होती है। इस युद्ध में एक तरफ सिकंदर था तो दूसरी तरफ जो है दारा थर्ड था। दूसरी तरफ जो है दारा थर्ड था, ये ईरानी शासक था। दारा थर्ड की हार होती है, सिकंदर की जीत होती है, और इसके बाद सिकंदर एक उपाधि धारण करेगा, उसे कहेंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट की जो है सिकंदर उपाधि धारण करेगा। कब धारण करेगा? जब वह आरबुला का युद्ध जीत लेगा। उसके बाद सिकंदर अब भारत की ओर आगे बढ़ता है, और आपको पता है भारत में आगे जब बढ़ता है तो यहाँ पर एक नदी बहती है, इसका नाम है सिंधु नदी। और ये जो सिंधु नदी है ये मानसरोवर झील के पास से, सिंधु नदी के पास जब सिकंदर आगे बढ़ता है तो सिकंदर की सेना आगे जब बढ़ती है तो सिकंदर का सामना होता है सबसे पहले आम्भी से। तो यहाँ पर एक नदी है, इसका नाम है झेलम नदी। झेलम के बाद है चिनाब नदी, चिनाब के बाद है रावी नदी, रावी के बाद है ब्यास नदी, और ब्यास के बाद है सतलज नदी। तो सिंधु और झेलम के बीच का जो क्षेत्र था, यहाँ का जो राजा था उसका नाम था आम्भी। आम्भी जो है वो आत्मसमर्पण कर देता है, और आम्भी के बाद जो है इसका एक मित्र होता है जिसका नाम था शशिगुप्त। तो जो शशिगुप्त था वो आम्भी का उसने साथ दिया, क्योंकि दोनों पोरस से जलते थे और ये दोनों जो है आत्मसमर्पण कर देते हैं।
इसके बाद सिकंदर की सेना आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद ये जो नदी है ये है झेलम, और इसके ऊपर ये नदी है सिंधु। तो झेलम और ये जो चिनाब तक का ये जो क्षेत्र है, झेलम झेलम चिनाब, इसके बाद ये रावी, ये वाला जो क्षेत्र है ये क्षेत्र था पोरस के पास। अब सिकंदर का सामना पोरस से होता है और 326 326 बीसी में सिकंदर का पोरस के साथ युद्ध होता है। और इस युद्ध में पोरस जो है इसकी हार होती है, लेकिन सिकंदर पोरस की बहादुरी से खुश होता है और आगे जाकर अपना जीता हुआ क्षेत्र जो है वो पोरस को लौटाएगा। अब सिकंदर की सेना पहुंच गई ब्यास नदी के पास। ब्यास नदी के पास जैसे ही सिकंदर की सेना पहुंचती है, यहाँ पर ये व्यास नदी है और ये सतलज नदी है। तो जैसे ही सिकंदर की सेना ब्यास नदी के पास पहुंचती है तो सेना थक चुकी थी। सेना भारत की जलवायु को कहीं ना कहीं सहन नहीं कर पा रही थी, भारत की जलवायु के अनुसार, क्योंकि यूरोप में ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले लोग थे, लगातार बीमार होते जा रहे थे। और किसी ने सिकंदर की सेना से जाकर कहा कि जब एक छोटे से क्षेत्र पोरस के राजा ने तुम्हें इतना ज्यादा कड़ी टक्कर दी, तो अभी भारत के बड़े साम्राज्य तो बाकी हैं, जिनमें से सबसे बड़ा शासक था, उसका नाम था यहाँ पर धनानंद। और ये जो धनानंद था ये नंद वंश का शासक था। और कहा कि पोरस से कई गुना बड़ी सेना तो नंदों की है, धनानंद की है। ऐसी परिस्थिति में जब सिकंदर की सेना और सिकंदर जब इस बात को, उनके पास ये बातें आती हैं और इस बात को जब वो सोचते हैं कि एक छोटे से क्षेत्र के शासक पोरस को हराने में हमारी बहुत सारी सेना मारी गई, बहुत सारे सेना घायल हो गए, तो अभी तो यहाँ के बहुत बड़े साम्राज्य यानी नंद डायनेस्टी बाकी रह गई है। धनानंद जो है उसके पास पोरस से 10 गुना ज्यादा सेना है, तो यदि हम उससे लड़ने जाएंगे तो पूरी तरीके से हो सकता है निस्ते नाबूद हो जाए। तो सेना का हौसला पस्त हो गया और सेना जो है वो ब्यास नदी को पार करने से मना कर देती है और सिकंदर यहाँ से वापस लौट जाता है। इसके पीछे कुछ और थ्योरियां चलती है। एक थ्योरी ये कही जाती है कि चाणक्य ने जो है इनके रसोई घर में बहुत सारे चूहे छोड़ दिए थे, जिसके कारण भोजन दूषित हो जाता था। तीसरा कारण बताया गया है कि रसोई घर में विष जो है वो धीरे धीरे विष कन्याओं के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा विष जो है वो कहीं ना कहीं खाने में किसी माध्यम से पहुंच जाता था, जिसके कारण सेना बीमार होने लगी। जो भी कारण रहा हो, हालांकि सिकंदर की सेना ब्यास नदी के आगे नहीं बढ़ पाई और यहाँ से पीछे लौट जाती है। यह सिकंदर की बहुत बड़ी भूल थी। यदि सिकंदर मगध तक आ जाता तो धनानंद तो ये शराब और एक प्रकार से जैसे कह सकते हैं कि अय्याशी के नशे में पूरा मगध साम्राज्य जो है इस धनानंद का विरोधी हो चुका था। और यदि सिकंदर आक्रमण करता तो ये धनानंद आसानी से पराजित हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। सिकंदर की सेना ब्यास नदी से वापस लौट जाती है और ब्यास नदी से वापस लौटने के बाद सिकंदर जो है वो अपना जीता हुआ क्षेत्र अपने अधीनस्थों को लौटा देता है। इसमें ये सिंधु नदी के जो पश्चिम और दक्षिण वाला क्षेत्र था, ये वाला जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र मिल जाता है। ये वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को दे देता है सिकंदर सेल्यूकस निकेटर को। ये क्षेत्र जो है ये क्षेत्र दे दिया जाता है सेल्यूकस निकेटर को। ये क्षेत्र किसको दिया जाता है? सेल्यूकस निकेटर को। सिंधु नदी के दक्षिण वाला ये जो क्षेत्र है ये दिया जाता है पिथोन को। ये वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को दे दिया जाता है पिथोन को। सिंधु नदी के दक्षिण वाला ये वाला जो क्षेत्र है ये क्षेत्र जो है पिथोन को दिया जाता है। कश्मीर वाला जो क्षेत्र है ये क्षेत्र सिकंदर दे देता है अभिसार को। और झेलम, सिंधु और झेलम के बीच का ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र दे देता है वो आंभी को। झेलम और ब्यास वाला जो क्षेत्र है, झेलम और ब्यास नदी का जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ये क्षेत्र जो है सिकंदर पोरस को दे देता है। किसको दे देता है? पोरस को दे देता है। जब सिकंदर वापस लौटता है
तो इराक में एक जगह है जिसका नाम है बेबीलोन। इराक में एक जगह है और उस जगह का नाम है बेबीलोन। बेबीलोन जो है, बेबीलोन जो है, तो बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है 323 बीसी में। सिकंदर भारत में 19 महीने रहता है और जब सिकंदर मरा तो वही कहावत, हुजूर आली दोनों हाथ खाली। कहीं ना कहीं बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन सिकंदर यूनानी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्यापारिक मार्गों की शुरुआत होती है, हेलेनिस्टिक आर्ट की शुरुआत होती है, आगे जाकर ये गांधार कला में विकसित होगी, सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ होगा, कुछ शब्द आएंगे, रंगमंच में यवनिका शब्द आएगा, नेपथ्य शब्द आएगा, रंगमंच में पर्दा गिराना, पर्दा उठाने की प्रथा आएगी, ज्योतिष का ज्ञान आएगा, फलित चक्र आएंगे। ये तमाम सारी बातें जो है यूनानी भारतीयों से कहीं ना कहीं, यूनानी जो है वो बहुत सारी चीजें भारतीयों को देंगे, भारतीय बहुत सारी चीज यूनानियों से सीखेंगे और यूनानी भी बहुत सारी बातें भारतीयों से सीखेंगे। तो यूनानी आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा? सिक्कों का प्रचलन। यूनानी आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा? रंगमंच पे पर्दा गिराना, पर्दा उठाना। यूनानी आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा? हेलेनिस्टिक आर्ट। आगे जाकर ये कौन सी कला होगी? गांधार कला शैली में। यूनानी आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ता है? तो यूनानी आक्रमण का प्रभाव पड़ता है भारत में, यूनानी आक्रमण का प्रभाव पड़ता है भारत में, जिसे कह सकते हैं हम कि नए व्यापारिक मार्गों की खोज होगी। यूनानी आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत और यूरोप के बीच व्यापार संबंध बनते हैं, व्यापारिक संबंध बनते हैं और नए मार्गों की खोज होती है। सिकंदर भारत में आया था खैबर दर्रे से। सिकंदर भारत में खैबर दर्रे से आता है। सिकंदर का सेनापति था, इसका नाम था जल सेनापति निर्याकस। निर्याकस। सिकंदर का एक सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। और सिकंदर के एक अन्य सेनापति का नाम था अरिस्टोबुलस। अरिस्टोबुलस आनेसिक्रेटस। तो यहां पर एक मार्ग है, यहां पर एक मार्ग है और इस मार्ग को कहा जाता है, ये जो मार्ग है यहां पर, इस मार्ग को कहा जाता है, जो पाकिस्तान के पेशावर में है, इसे कहा जाता है खैबर दर्रा। इसे कहा जाता है खैबर दर्रा। दूसरा एक मार्ग है जो मकरान तट से होते हुए आता है और ये जो मार्ग है ये मकरान तट से फारस की खाड़ी होते हुए यूरोप जाता है। तीसरा जो मार्ग है वो मार्ग जो है, तीसरा मार्ग ये लाल सागर से होते हुए भारत तक पहुंचता है। तो सिकंदर जब भारत आया तो नए मार्गों की खोज होती है। ये एक मार्ग जो सबसे इंपॉर्टेंट मार्ग था, ये मार्ग था खैबर दर्रे वाला, ये खैबर दर्रे का मार्ग था। दूसरा मार्ग जो है ये जल मार्ग था। इस जल मार्ग से कौन आया था? तो इस जल मार्ग से निर्याकस आया था। इस जल मार्ग से निर्याकस आया था, निर्याकस आया था। और तीसरा मार्ग जो है वो सेल्यूकस निकेटर, ये मकरान तट है। यहां पर क्या है? मकरान तट है। फिर सिकंदर, यूनानी आक्रमण का प्रभाव मैंने बताया। इसके अलावा यदि मैं कहूं कि सिकंदर का जो आक्रमण हुआ तो सिकंदर के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए, यानी कुछ महत्वपूर्ण सिकंदर से जुड़ी हुई बातें। जैसे सिकंदर ने जब इस क्षेत्र को जीता, झेलम और उसके आसपास का क्षेत्र, तो यहां पर एक जीत की खुशी में निकैया नगर को बसाया। निकैया नगर। और ये निकैया नगर जो है इसे कहा जाता है कि ये जीत की खुशी में बसाया, जीत की खुशी में बसाया। ठीक इसी प्रकार एक नगर सिकंदर ने बसाया जिसका नाम था बऊ केफला। बऊ केफला। ये जो नगर था ये अपने घोड़े की याद में बसाता है, घोड़े की याद में। इसके अलावा यहाँ नील नदी यहाँ पर जाकर मिस्र में जाकर भूमध्य सागर में गिरती है। यहां पर सिकंदर ने एक नगर बसाया, बंदरगाह, जिसे अलेक्जेंड्रिया कहते हैं। अलेक्जेंड्रिया कहते हैं।
ठीक इसी प्रकार सिकंदर ने सिंधु नदी के किनारे एक नगर बसाया, इसे सिकंदरिया कहते हैं। सिंधु नदी के किनारे यहाँ पर एक नगर बसाया जिसे सिकंदरिया कहते हैं, सिकंदरिया कहते हैं। यहाँ पर एक नगर बसाया जिसे सिकंदरिया कहते हैं, सिंधु नदी के किनारे। इस सिकंदर के द्वारा बसाए गए कुछ प्रमुख नगर थे। सिकंदर भारत में 19 महीने रहता है। सिकंदर भारत में 19 महीने भारत में रहा और 19 महीनों में सिकंदर ने वो कार्य कर दिए कि सिकंदर जो है वो एक प्रकार से उसे विश्व विजेता की संज्ञा दी जाती है। हालांकि वो पूरी दुनिया नहीं जीत पाया, लेकिन एक बड़े क्षेत्र को उसने जीतने का प्रयास किया। तो ये हमने सिकंदर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ने का प्रयास किया कि सिकंदर का जल सेनापति कौन था, सिकंदर के साथ कौन कौन आया था, सिकंदर जो है सेल्यूकस निकेटर, आने सिक्रेटस, अरिस्टोबुलस, सिकंदर जो है क्यों वापस लौटा, सिकंदर का आक्रमण हुआ तो सिकंदर के आक्रमण में यहाँ पर कई सारी जातियां थी और उन कई सारी जातियों ने सिकंदर का विरोध किया था, जैसे शिवी, जैसे मालव, जैसे असबगोई, असबगोई, जैसे अश्वक, अश्वक, जैसे पाटल। तो जब सिकंदर ने सिंधु नदी को पार करके आगे बढ़ा तो मालव जाति से जब आक्रमण हुआ तो सिकंदर घायल कब हुआ था? पहली बार सिकंदर घायल हुआ था जब मालव जाति पर आक्रमण किया था। इसके बाद जब सिकंदर ने अश्वक जो है अश्वक राज्य में जब आक्रमण किया था तो यहां पर सिकंदर ने अश्वक राज्य पर आक्रमण किया तो यहां पर महिलाएं और बच्चों को, बूढ़ों को, सबको मार दिया था। और जब सिकंदर ने असबगोई पर आक्रमण किया था तो यहां की महिलाओं ने अपनी अस्मिता को बचाने के लिए सती यानी आग में कूदकर अपनी जान दे दी थी। पाटल पर सिकंदर ने आक्रमण किया था, ये पाटल लिखा हुआ है, पाटल। तो ये सिकंदर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आज आपको सामने बताने का प्रयास किया है। और अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 2। ये जो पार्ट 2 हम पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे कि मौर्योत्तर काल में दोबारा आक्रमण होगा। मौर्योत्तर काल में दोबारा यूनानियों का आक्रमण होगा। तो मौर्योत्तर काल में दोबारा जो है यूनानियों का आक्रमण होगा और इसकी शुरुआत होगी मौर्योत्तर काल में, जो दोबारा यूनानियों का आक्रमण होगा, शुरुआत होगी ये सीरिया। यहां पर एक शासक होगा सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी सेल्यूकस थर्ड। इसका एक सेनापति होगा जिसका नाम था डियोडोट्स। और डियोडोट्स जो है वो जाएगा और बैक्ट्रिया को जीत लेगा, लेकिन अर्ध स्वतंत्र, अर्ध स्वायत्त प्रांत के रूप। डियोडोट्स के बाद जाएगा डियोडोट्स सेकंड, वो बैक्ट्रिया को पूर्णतः स्वतंत्र करा लेगा। डियोडोट्स सेकंड का एक सेनापति था यूथिडेमस। यूथिडेमस जब डियोडोट्स सेकंड की हत्या कर देगा तब सेल्यूकस थर्ड नाराज होगा और वो यूथिडेमस को अपने दरबार में तलब करेगा। यूथिडेमस डर के मारे खुद तो नहीं गया, उसने अपने बेटे डेमेट्रियस को भेज दिया। लेकिन डेमेट्रियस की सुंदरता को देखते हुए उसकी पुत्री, सेल्यूकस थर्ड की पुत्री जो है उस पर मोहित हो जाती है और कहीं ना कहीं सेल्यूकस थर्ड अपनी पुत्री का विवाह डेमेट्रियस के साथ कर देता है और डेमेट्रियस से कहता है कि बैक्ट्रिया के शासन को मान्यता दे दी, अब आप बैक्ट्रिया पंजाब आगे के क्षेत्र को जीतो। सेल्यूकस थर्ड की मृत्यु के बाद सेल्यूकस फोर आता है। सेल्यूकस फोर के साथ डेमेट्रियस, सेल्यूकस फोर और डेमेट्रियस के संबंध अच्छे नहीं थे और सेल्यूकस फोर जो है वो अपने वास्तविक जो इनका वंश है, क्योंकि डेमेट्रियस तो कहीं ना कहीं इनके सेनापति का लड़का था, तो एक प्रकार से अपने खानदान, अपने वंश का नहीं होने के कारण भी कहीं ना कहीं डेमेट्रियस से जो है एक ईर्ष्या, एक तनाव और कहीं ना कहीं एक द्वंद्व रखता था। धीरे धीरे वो और ज्यादा तनाव द्वंद्व बढ़ता गया। परिणाम स्वरूप जो सेल्यूकस फोर था उसके साथ संबंध बिगड़ते गए और सेल्यूकस फोर ने अपने सेनापति यूक्रेटाइडिस को भेजा। यूक्रेटाइडिस विशाल सेना लेकर जाता है और इतनी विशाल सेना को देखकर
डेमेट्रियस को भागना पड़ा। डेमेट्रियस बैक्ट्रिया छोड़कर भाग जाता है और पुनः बैक्ट्रिया पर सेल्यूकस IV के सेनापति यूक्रेटाइडिस का अधिकार हो जाता है। अब दो वंशों की स्थापना होती है, एक को कहा गया डेमेट्रियस और दूसरे को कहा गया यूक्रेटाइडिस। तो यूक्रेटाइडिस वंश में एक शासक होता है जिसका नाम था एंटियालकीड्स, जिसने अपने सेनापति हेलियोडोरस को शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के दरबार में भेजा और उसकी याद में गरुण स्तंभ, विष्णु भागवत धर्म को अपनाने की याद में गरुण स्तंभ की स्थापना की गई, जिसे खम बाबा भी कहा गया, जो कि विदिशा में स्थित है। इसी प्रकार डेमेट्रियस वंश के दो शासक महत्वपूर्ण थे, एक का नाम था मेनांडर और दूसरे का नाम था स्ट्रेटो सेकंड। मेनांडर के बारे में जानकारी हमें एक अज्ञात जो है लेखक की किताब, बहुत महत्वपूर्ण, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस का मतलब होता है नाविक या चार्ट और एरिथ्रियन सी का मतलब होता है लाल सागर। उसमें हमें यह बात पता लगती है कि मेनांडर के सिक्के भड़ौच के बाजार में खूब चलते थे, यानी मेनांडर का शासन भड़ौच गुजरात तक था। इसी प्रकार एक रेह जो है अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है कि मेनांडर का शासन कौशाम्बी इलाहाबाद तक था। इसी प्रकार हमें बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ हमें एक संवाद मिलता है मिलिंद पन्नों में, जिसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन के प्रभाव से मेनांडर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। और इसी डेमेट्रियस वंश में अगला शासक हुआ स्ट्रेटो सेकंड, जिसने सीसे के सिक्के चलाए। तो इस प्रकार पार्ट सेकंड को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।